हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आज हम पी ब्लॉक क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे, कल हमने जो है वो एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 की स्टडी करेंगे। तो पी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले आइए हम पीरियोडिक टेबल को समझ लें, ठीक है। तो एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाय ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम। तो बेटा ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल बोलते हैं एंड ग्रुप 2 को हम अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 जो है ये डी ब्लॉक है, ठीक है, और डी ब्लॉक है, ठीक है। अब ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 13 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? तो ग्रुप 13 में आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब ग्रुप 14 के मेंबर्स तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये ग्रुप 14 के मेंबर है। ट्रिक से कैसे करोगे? काशी गे संत प्रभु, ठीक है। ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बेटा आपने 11th क्लास में ओनली हम ग्रुप पी ब्लॉक का ग्रुप 13 और 14 स्टडी करेंगे, और 12th क्लास में हम स्टडी करते हैं ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो ग्रुप 15 के मेंबर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम। ग्रुप 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आगे है ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ग्रुप अब आगे देखते हैं। तो पी ब्लॉक क्या होता है? बेटा पी ब्लॉक में वह एलिमेंट आते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में एंटर होता है। अब ये तो हो गई अंग्रेजी, अब हम इसको सरल भाषा में समझेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो ग्रुप 13 में, जैसे ग्रुप 13 का हमने एक एलिमेंट लिया ब्रोन। अब ब्रोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, ठीक है। तो ब्रोन, ये ग्रुप 13 का मेंबर है ब्रोन, और ब्रोन का एटॉमिक नंबर है 5। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। तो देखो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो पी सब शेल में एंटर है, उसका नंबर क्या है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में एंटर है, ठीक है। तो वैसे तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक की? तो वो होती है इनर्ट गैस ब्रैकेट में, और यहाँ पे NS2 NP1। तो N होता है पीरियड नंबर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्रोन जो है, अब इसका पीरियड कौन सा है? देखो ब्रोन सेकंड पीरियड का मेंबर है, ठीक है। ब्रोन जो है वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, इसलिए ब्रोन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अब एल्युमिनियम जो है वो भी ग्रुप 13 का ही मेंबर है, लेकिन इसका पीरियड नंबर कितना है? इसका पीरियड नंबर है थर्ड पीरियड। एल्युमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली ना। अब देखो 2 to 4 6 10 2 12 1 13। तो ये देखो ये आउटर मोस्ट शेल, और जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो ये अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, जो कि पी सब शेल में एंटर है, तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम देख रहे हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, तो वैसे जो है मतलब कि अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 ही है जो एंटर होता है पी सब शेल में, ठीक है। और ये देखो एल्युमिनियम का पीरियड नंबर क्या है? तो एल्युमिनियम का पीरियड नंबर जो है वो 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3s2 3p1, ठीक है। ये देखो
NH2NP1, यहाँ पे N की जगह आपने पीरियड नंबर लिख लेना है, ठीक है। अब ब्रैकेट में इनर्ट गैस, इसका क्या मतलब, अब देखो यहाँ पे 1s2 2, तो 2 किसका एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम। तो यहाँ पे आपकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, हीलियम 2s2 2p1। तो ये है ब्रोन की कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10, तो 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियोन का है ना 10 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन बनेगी नियोन ऐसे इनर्ट गैस लिख देनी और 3s2 एंड 3p1। तो इस तरह से हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो ये देखो ग्रुप 13 NS2 NP1 ब्रोन, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, देखो ग्रुप 13 ब्रोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली और ग्रुप 18 जो है वो नियोन वाली। अब यहाँ पे मैंने कन्फिग्रेशन में लिखे, देखो ग्रुप 13 के NS2NP1, ग्रुप 14 के NS2NP2, ग्रुप 15 के NS2NP3, ग्रुप 16 के NS2NP4, ग्रुप 17 के NS2NP5 और ग्रुप 18 के NS2NP6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब जैसे एन की जगह हमने पीरियड, अगर हम आप ग्रुप 13 का कोई भी मेंबर लिख लो, बस ग्रुप 13 के मेंबर कोई भी मेंबर लिख लोगे, कन्फिग्रेशन यही होगी, बस ये देखना एन की जगह आपने पीरियड नंबर लगा लेना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इंडियम की कन्फिग्रेशन लिखनी, तो इंडियम किस पीरियड में आता है, 2 3 4 5, तो इंडियम 5th पीरियड में आता है ना, तो इंडियम 5th पीरियड में आता है, तो मैं क्या कन्फिग्रेशन लिखूंगी, यहाँ पे इनर्ट गैस ना, तो 5s2 और 5p1, ठीक है। तो यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होगी, अब यहाँ पे थी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे मैंने क्रिप्टॉन लगा लेना। तो बेटा आपने क्रैमिंग नहीं करनी, ये मतलब आपको मैंने बता दिया। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की समझ है तो आपको कभी भी कन्फिग्रेशन की आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे। अब देखो पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। आपको पता है पी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 6। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं और ये देखो सॉरी एस ब्लॉक में जो है वो 2 ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होते हैं। देखो क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डी ब्लॉक की बात कर ली जाए तो डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 10 2 12। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन 10 कैसे आएंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा रिपीट करके सुनना, ठीक है। अब पी ब्लॉक इतना यूनिक क्यों है, क्यों इसको इतना यूनिक है, क्योंकि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे मेटल भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी पाए जाते हैं और मेटलवाइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मेटलवाइड्स क्या होते हैं, मेटलवाइड्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो आइए समझे, ये देखो पहले आपने पी ब्लॉक का एक चार्ट बना लेना है। ग्रुप 13 ब्रॉन फैमिली, ब्रॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलिनियम। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और इनर्ट गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। और बेटा लिखना है ऐसे, हीलियम जो है ग्रुप 1 में आता है, ठीक है ना। ये सब सॉरी हीलियम जो है पीरियड 1 है इसका, और ये जो है ब्रोन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये जो है बेटा ये पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो आपने ना ये जो मेटलॉइड है इस तरह से ये स्टेयर्स ही बना लेनी है, ठीक है। तो अब देखो ये जितने भी हैं ये मेटलवाइड्स हैं। अब आपको मैं इसका एक ट्रिक बताती हूँ। कई बार यहाँ से आ जाता है कि मतलब विच इज़ नॉट मेटलवाइड, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले आपको याद होने चाहिए। तो इसका एक ट्रिक है, बालिका से ब्रोन, सीता से सिलिकॉन,
गीता से जर्मेनियम, ऐश्वर्या से आर्सेनिक और सब से एंटीमनी, ट्यूशन से टेल्यूरियम और एक्टिनियम ये आते। तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। तो ये ट्रिक क्या है मेटलवाइड्स के लिए? बी से बालिका, एस आई से सीता, जी ई से गीता, ए एस से ऐश्वर्या, एस बी से सब, टी ई से ट्यूशन, ए टी से आते। ठीक है। अब बेटा ये जो मेटलवाइड्स हैं, मेटलवाइड्स से जो ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल होते हैं, और मेटलवाइड से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? वो मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आपको पता लगा सकते हो आपकी पी ब्लॉक में कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ठीक है। अब देखो ब्रोन पीरियड सेकंड से स्टार्ट होता है। तो अब आपको पता है कि ब्रोन की कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताई थी। पी ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन है NS2 NP1 और यहाँ पे इनर्ट गैस। तो देखो ब्रोन सेकंड पीरियड में आता है तो 2s2 2p1, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड 3s2 3p1, गैलियम फोर्थ पीरियड 4s2 4p1 और इंडियम फिफ्थ पीरियड 5s2 5p1, थैलियम सिक्स पीरियड तो 6s2 6p1। ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे नोबल गैस लिख देनी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत ही ईजी बना सकते हो। ठीक है। अब सिक्स पीरियड वाला जो है वो, अच्छा अब देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे NS2 NP1 NS2 NP1 है ना। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होगी, जो चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, ब्रोन एल्यूमिनियम। तो बेटा ये देखो, ये अगर आप 2p लास्ट इलेक्ट्रॉन जो p सब शेल में एंटर होता है, अगर इसी को काउंट करोगे तो +1, अगर इन दोनों को काउंट करोगे तो +3। तो p ब्लॉक में ये जो आपकी ब्रोन फैमिली है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है? ये +1 लगता है, ये +3। लेकिन सिक्स पीरियड का एलिमेंट थैलियम एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें +1 मोर स्टेबल होता है, +3 स्टेबल नहीं होता है। तो ठीक है, सिक्स पीरियड वाला जो एलिमेंट है उसमें वो ना +1 में चार्ज में ही स्टेबल होगा। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने क्या बोला? थैलियम जो है ये सिक्स पीरियड में आता है, और सिक्स पीरियड वाला जो ये थैलियम है ना, ये जो है ये +1 में ही स्टेबल होगा। और ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट समझते हैं। तो बेटा क्या होता है? डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका साइज, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर प्रोटॉन, अब देखो बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज भी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगी। 6s2 क्या है? ये देखो, ये 6s2 जो है इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। अब 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो 6x2 इलेक्ट्रॉन जो है अब रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब इसकी इंग्लिश में समझो, द इनर्टनेस ऑफ इनर NS2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अ रिएक्शन। अब क्या बोला कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ेगा, तो जिससे कि न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोटॉन क्या करेंगे? इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। और इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब ये मतलब ये, और आपको पता है कि ये जो है इनर मोस्ट शेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो है 6s2 जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये रिलीज नहीं हो पाएगा, ये किसी और से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के प्रोटॉन ने 6s2 को अट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये किसी और से रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थैलियम के ऊपर +1 चार्ज
चार्ज स्टेबल होते हैं। तो थैलियम हमेशा +1 चार्ज में ही स्टेबल होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इनर्टनेस ऑफ इनर NS2 इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस ऑफ इनर NS2 इलेक्ट्रॉन टुवार्ड अ रिएक्शन, inertness of inner NS2 इलेक्ट्रॉन टुवार्ड अ रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आगे है, अब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, आपको पता ही है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखें कि थर्ड और फोर्थ पीरियड में देखें, जैसे ही आप थर्ड से फोर्थ पीरियड में एंटर करते हो तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे ही आप बेटा थर्ड से फोर्थ पीरियड में मूव करते हो तो क्या होता है, थर्ड से फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल में फीलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फीलिंग इन डी सब शेल। जैसे ही हम थर्ड से फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फीलिंग करना स्टार्ट कर देता है डी सब शेल के अंदर। ठीक है ना, तो जिससे क्या होता है, अब बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो फीलिंग कर देता है डी सब शेल के अंदर। तो आपको पता है डी सब शेल जो है वो क्या है, डी सब शेल जो है, डी सब शेल जो है वो पुअर शील्डिंग दिखाता है। आपको पता है एस में सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है, पर डी जो है पुअर शील्डिंग दिखाता है। ठीक है, तो अब डी पुअर शील्डिंग दिखाएगा, देखो ना क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में एंटर करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, फोर्थ पीरियड में एंटर करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में भरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डी सब शेल में। अब डी क्या करता है, पूर्ण शील्डिंग दिखाता है। अब डी जो है अगर पूर्ण शील्डिंग दिखाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि एलिमेंट का साइज जो है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एलिमेंट का साइज छोटा हो जाएगा। अब जो डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है वो पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, तो जिससे गैलियम का साइज क्या हो जाता है, जिससे गैलियम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इसलिए गैलियम जो है वो एल्युमिनियम से छोटा है। पैटर्न अगर हम देखें, पैटर्न के हिसाब से गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो दोबारा से मैं बोलती हूँ, जैसे ही आप थर्ड से फोर्थ पीरियड में एंटर करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में भरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब डी सब शेल जो है वो पूरे शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर लेगा और जिससे जो है वो गैलियम का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ब्रोन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, तो इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम का साइज तो बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा क्यों है, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझा भी दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे इंडियम और थैलियम का साइज सेम कैसे है, थैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, बहुत बड़ा होना चाहिए था इंडियम का, लेकिन सेम क्यों है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा, जैसे देखो, जैसे ही आप ना फिफ्थ से सिक्स पीरियड में मूव करते हो, जैसे ही आप फिफ्थ से सिक्स पीरियड में मूव करते हो तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो वो एफ सब शेल में फिलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, FSPDEF, इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब शेल में फिलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको पता है एफ की तो मोस्ट पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो अब इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस जो अब डोमिनेटिंग कौन है, न्यूक्लियर चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि थैलियम का साइज जो है वो थैलियम का साइज जो है वो इंडियम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो थैलियम का साइज जो है वो इंडियम के इक्वल हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी में लिखा है ना कि थैलियम का साइज ना मतलब थोड़ा बिल्कुल पॉइंट में बड़ा होता है इंडियम से, नहीं तो थैलियम और इंडियम जो है वो इक्वल है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम फिफ्थ से सिक्स पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है
वो एफ सब शेल में फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है वो साइज स्मॉलर हो जाता है और ऑलमोस्ट जो है वो कंपेरेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्रोन, यहाँ पे एल्यूमिनियम आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो गैलियम पहले आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर इंडियम और थैलियम। तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है ना, कंपेरेबल साइज है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आपने इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि आयन यहाँ पे ना आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पे बात तो ऐसे होनी चाहिए थी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है। तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में आपने क्या करना है कि आपको मैं ट्रिक बताऊंगी तो आपने उस तरह से ही लर्न कर लेना है, ठीक है। और ये पैटर्न क्यों आया? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये देखो ब्रोन है। अब यहाँ थैलियम क्यों आया? क्योंकि ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है थैलियम का साइज जो है वो ब्रोन से मतलब थैलियम का साइज जो है वो छोटा हो गया, तो ब्रोन के बाद थैलियम आएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है गैलियम क्यों आया? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो गैलियम एल्यूमिनियम के पहले आ गया, और बाकी तो एल्यूमिनियम और इंडियम। तो आपको अब मेरे को तो पता है, बट अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपने ट्रिक से याद कर लेना है। पी ब्लॉक में ब्रोन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी को आपने किस ऑर्डर में लिखना है? तो देखो, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया। तो देखो, बंद ब्रोन से बंद करके, अब करके है ना, ताला, ताला से थैलियम, और गया, गया से गैलियम, और एल्यूमिनियम, और इंडिया से इंडियम। बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया। तो इसको ऐसे आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी है ब्रोन फैमिली की। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। तो आपको पता है कि डेंसिटी जो है इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्योंकि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितना जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम डेंसिटी होगी, ठीक है। ब्रोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये आपने साइज के अकॉर्डिंगली लिख लिया। डॉन द ग्रुप कैसे साइज जो है वो बढ़ता है। अब आपको पता है बेटा, गैलियम जो होता है ना उसका ये ना, जब हम इसको अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गैलियम 37 डिग्री सेल्सियस है ना। मान लो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मेरी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, इसलिए जब आप इसको अपने हाथों में रखते हो तो ये मेल्ट हो जाता है। गैलियम जो है वो गर्मियों में लिक्विड होता है और विंटर में सॉलिड होता है। अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि यूजुअली आपने देखा है जो मेटल्स होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नॉन मेटल से, आपको पता ही है, और ये डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग पे। लेकिन ब्रोन जो है, ब्रोन तो एक नॉन मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए, लेकिन ब्रोन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ब्रोन होता है ना इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है? इकोसाहेड्रॉन। अब ये इकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बच्चे, ये देखो। तो इसमें ना 12 कॉर्नर पॉइंट होते हैं इकोसाहेड्रन में। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आगे हैं तो 6 पीछे हैं, ठीक है ना। तो 12 कॉर्नर पॉइंट होते हैं। अब फेस कितने होते हैं? तो फेस होते हैं 20। तो अगर आप इन ट्राइंगल को काउंट करो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो 10 है तो 10 आगे 10 पीछे। तो इसके फेस कितने हैं बेटा? 12 इसके कॉर्नर पॉइंट हैं और 20 कितने फेस। तो जिस स्ट्रक्चर में 12 कॉर्नर पॉइंट हो और 20 फेस हो तो वो स्ट्रक्चर होता है इकोसाहेड्रन। और इस स्ट्रक्चर के कारण ही बोरोन का मेल्टिंग और पॉइंट जो है वो हाई होता है। ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ब्रोन हैज़ ऑलमोस्ट, अब बोलते हैं इस स्ट्रक्चर के कारण ब्रोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरों के कंपैरिजन डबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो ब्रोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे होगा ना कि जैसे जितना जितना मतलब छोटा साइज होगा, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना हाई होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट के केस में ब्रोन, एल्यूमिनियम, अब थैलियम जो है वो गैलियम से पहले आ गया। तो क्यों आया? ऐसा क्या हुआ कि थैलियम लास्ट में आना था, ये गैलियम से पहले क्यों आया?
ड्यू टू मेटालिक लैटिस, क्योंकि थैलियम जो है उसमें मेटालिक लैटिस बनता है, तो उसके कारण जो है वो थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गैलियम और इंडियम के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। तो देखो ब्रोन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इकोसाहेड्रन, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम थैलियम का, उससे कम गैलियम का और सबसे कम जो है वो इंडियम का होता है। तो ठीक है, ब्रोन, एल्यूमिनियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रोन फैमिली की रिएक्शंस के बारे में। तो ब्रोन फैमिली जो है 4 टाइप की रिएक्शन करता है। पहले ये ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ, फिर वाटर के साथ और फिर हेलोजन के साथ। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रोन जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब देखो ब्रोन ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के, ब्रोन और ऑक्सीजन के साथ B2O3। अब ये कैसे बनता है बेटा, क्रैमिंग नहीं करनी है। देखो आपको मैंने बताया था ब्रोन फैमिली के ऊपर +3 चार्ज लगता है और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लगता है। अब ब्रोन का +3 और ऑक्सीजन का ये 2, तो ब्रोन जो है वो 2 के साथ, ऑक्सीजन 3 के साथ, तो क्रिस क्रॉस किया, B2O3 आ गया। अब एल्यूमिनियम का भी सेम ऐसे, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, एल्यूमिनियम जो है +3, ऑक्सीजन जो है वो -2 है ना, तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 3। तो इस तरह से ही होगा Ga2O3, In2O3, Tl2O। अब थैलियम के केस में देखो, थैलियम के आप बताया था ना मैंने, थैलियम जो है +1 चार्ज पे स्टेबल होता है और ऑक्सीजन जो है वो 2, तो थैलियम 2 और ऑक्सीजन 1, तो थैलियम 2 और ऑक्सीजन 1। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल फैक्ट्स इसके। तो ब्रोन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको पता लग गया कि B2O3 कैसे बना। अब आपको पता है कि हमेशा जो है इम्प्योर ब्रोन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। प्योर ब्रोन जो है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा इम्प्योर बोरोन ही हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्योर बोरोन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनता है। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जब आप एल्यूमिनियम का बर्तन मान लो पैकिंग से निकालते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऐसी लेयर जमा हो जाती है, एक पैसिव लेयर जमा हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप एल्यूमिनियम का बर्तन निकालते हो तो उस पर जो है हवा अटैक करती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे एल्यूमिनियम का बर्तन पैसिव हो जाता है। मतलब उसमें एक ना ऑक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, उसकी लेयर के ऊपर ऑक्साइड बन जाता है और ये ऑक्साइड की लेयर बड़ी ही ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है ना, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर की लेयर जम जाती है और ये लेयर जो है वो रिमूव नहीं होती है। ठीक है ना, ये बड़ी ज़्यादा हार्ड और थिक लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और ये एल्यूमिनियम के ऊपर होती है। अब जो है बेटा इस लेयर में अब दोबारा जैसे मान लो एयर आएगी तो अब ये एयर जो है इस बर्तन में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसलिए मतलब ये लेयर जो है एल्यूमिनियम को कोरोजन से भी बचाती है, यानी एल्यूमिनियम को जंग लगने से भी बचाती है। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम की ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब बेटा इसका यूज़ ना में हम मेटलर्जी में भी करते हैं एल्यूमिनियम का यूज़। तो क्या होता है, मान लो मैंने ना ये क्रोमियम का ओर है, क्रोमियम ऑक्साइड, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इस क्रोमियम को अलग करना है इसके ऑक्साइड से। तो मैंने क्या करना कि मैंने ना एल्यूमिनियम मेटल के साथ क्रोमियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम जो होता है इसको आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ इसका बड़ा प्यार है, मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बड़ी है, तो ये क्या करेगा, इसके ऑक्साइड से खुद रिएक्ट हो जाएगा और क्रोमियम को अलग कर देगा। मतलब कि एल्यूमिनियम जो है वो क्रोमियम की मेटलर्जी में भी हेल्पफुल है। अब एल्यूमिनियम जो आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की ओर से जो है इनको अलग करता है। तो एल्यूमिनियम के आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और आयरन कॉपर अलग हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब एल्यूमिनियम जो है आयरन और कॉपर की मेटलर्जी मतलब कॉपर मेटल को अलग करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट बेल्डिंग प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट है इंसेंडियरी बॉम्ब। बेटा इस बॉम्ब का यूज़ जो है ब्रिटिश टाइम में होता था। ठीक है, तो क्या होता था कि एल्यूमिनियम की मेटल लेते थे और उसमें जो रस्ट लेते थे और एक मतलब रेत लेते थे, तो मतलब उनको आपस में मिक्स करते थे, कुछ करते थे, तो जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता था, तो ब्लास्ट बड़ा खतरनाक होता था। ठीक है, हार्मफुल होता था। तो क्या किया, एल्यूमिनियम लिया, आयरन ऑक्साइड और सैंड का फार्मूला होता है SiO2। ठीक है ना,
तो ये लेनी और इससे ये बॉम्ब बनाया जाता था, इंसेंडियरी बॉम्ब। सबसे पहले आयरन ऑक्साइड लेना, रस्ट का जो फार्मूला है, और SiO2 लेना। अब ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, FeSiO3 और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन देख ली। अब सेकंड रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बेटा नाइट्रोजन जो है वो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही टफ है। ठीक है, तो ये देखो अब ब्रोन जो है, अब ब्रोन फैमिली की हम देखेंगे कि कैसे ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्रोन और एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रोन नाइट्राइड बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। अब आपको पता है ब्रोन क्या है, सेकंड पीरियड का मेंबर है ना, सेकंड पीरियड का मेंबर है। और नाइट्रोजन जो है ये भी सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो इसमें किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, 2p पाई और 2p पाई ओवरलैपिंग होती है। एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में कैसी ओवरलैपिंग होती है, 3p पाई और 2p पाई ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब बेटा गैलियम इंडियम थैलियम जो है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, तो कारण ये बेटा कि गैलियम और नाइट्रोजन, इंडियम नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिखा भी था गैलियम नाइट्रोजन में, गैलियम फोर्थ पीरियड का मेंबर है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो गैलियम में 4p पाई और 2p पाई ओवरलैपिंग होती है। एक बड़ा बेटा देखो, अब ये जोड़ी देखो, एक बड़ा मोटा है और एक बड़ा पतलूस है, तो इनमें अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है गैलियम इंडियम थैलियम जो है वो रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पे इंडियम फिफ्थ पीरियड का मेंबर है, तो 5p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग होगी, तो ये भी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये भी अच्छी मतलब ये बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होगी, तो इसलिए गैलियम इंडियम थैलियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रोन नाइट्राइड। ब्रोन नाइट्राइड जो है, जब बहुत सारे ब्रोन नाइट्राइड जो है आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। अब जैसे देखो ब्रोन नाइट्राइड, ये ऐसे बेंजीन की रिंग टाइप बना दो, ब्रोन नाइट्राइड ब्रोन नाइट्राइड ब्रोन नाइट्राइड ब्रोन नाइट्राइड, इस तरह से बना दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन की ओर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन की ओर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन की ओर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन ब्रोन की ओर बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है ना, नाइट्रोजन ब्रोन की ओर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये देखो। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में बैक बॉन्डिंग होती है, और आप देख रहे हो यहाँ पे लेयर की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना, तो मतलब जो ब्रोन नाइट्राइड है इसको इनऑर्गेनिक, ये पॉलीमरिक फॉर्म में है ना ब्रोन नाइट्राइड, तो ये एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है और ये बैक बॉन्डिंग करता है, ये लेयर की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बैक बॉन्ड किस में बनता है, बैक बॉन्ड जो है वो ब्रोन और नाइट्रोजन में बनता है। क्यों बनता है बैक बॉन्ड, क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड के मेंबर्स है, और इसमें 2p पाई ओवरलैपिंग होती है, और 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है बिटवीन ब्रोन एंड नाइट्रोजन। तो बेटा यहाँ से ना क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, एग्जाम में आया हुआ है, नीट में आया है, पता नहीं कि कमीशन में आया हुआ है, कि ये आप अच्छे से कर लेना कि ब्रोन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट यानी ब्रोन नाइट्राइड में मतलब कि बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें 2p पाई ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन नाइट्राइड। अब बोरोन नाइट्राइड की हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, अब देखो ये बी एन मैंने लिख दिया, ब्रोन के ऊपर +3 चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3। अब ये बाटर है, तो बाटर को मैंने तोड़ दिया H+ और OH नेगेटिव में। अब ये बी, ये इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका चार्ज इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, इसका 1 इधर आ गया, तो क्या बन गया, BOH थ्राइस बन गया। और ये क्या बन गया, अब जो है नाइट्रोजन का 3 इधर चला गया, तो NH3 बन गया। देखो ना, ये ब्रोन के ऊपर +3 चार्ज है, OH के ऊपर 1 है, तो इसका 1 इधर आ गया, और इसका ब्रोन का 3 इधर चला गया, तो BOH थ्राइस हो गया। अब ये NH है, N के ऊपर 3 चार्ज होता है और H के ऊपर 1 चार्ज होता है, तो 1 N के पास चला गया और 3 H के पास, तो NH3 बन गया। तो बेटा आपने इसमें क्रैमिंग नहीं करनी है, प्रोडक्ट इस तरह से बनते हैं। तो जब आप ब्रोन नाइट्राइड की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो BOH थ्राइस और अमोनिया बनता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विद एसिड एंड बेस।
तो जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ब्रोन फैमिली के ऑक्साइड क्या है, B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O, और हाइड्रोक्साइड BOH थ्राइस, LOH थ्राइस, GOH थ्राइस, INOH और TLOH। तो बेटा ये जो BOH थ्राइस है ये नेचर में एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो नेचर में न्यूट्रल हैं, और इंडियम और थैलियम के हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बेसिक्स हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रोन का हाइड्रोक्साइड है ये एसिडिक है और ये रिएक्शन करता है ऑल बेसिस से। बेटा ये याद रखना बातें, ये मैंने ना शॉर्टकट में लिखी हैं क्योंकि ऐसे मतलब कि स्मार्टली वर्क करना है हमने कंपटीशन में। जो स्मार्टली वर्क करता है ना वही कंपटीशन क्लियर करता है। तो BOH थ्राइस जो है वो ये जो है नेचर में एसिडिक होता है, और ये एसिडिक जो होता है BOH थ्राइस ये सभी बेस से रिएक्ट करता है। और जो ये एल्यूमिनियम और गैलियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, और ये हमेशा, ये बेटा आया हुई है पेपर में, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करते हैं। इंडियम और थैलियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं, और ये सभी एसिड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो ब्रोन फैमिली कैसे एसिड से रिएक्ट करती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं, KMnO4, K2Cr2 7, K2Cr4। पहले ये 3 कर लो, KMnO4, K2Cr2 7 और K2Cr4। ठीक है। अब ये हो गया आपको याद। अब आपने करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कर लिया। अब आपने करना HNO3, कंसनट्रेटेड भी यूज़ होगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड में, HNO3 भी होगा यूज़, और डाइल्यूट HNO3 भी होगा, और वेरी डाइल्यूट HNO3 भी यूज़ होगा। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में यहाँ पे बेटा ऑक्सीडाइजिंग में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक यूज़ होता है, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक यूज़ होता है, और कंसनट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl। ठीक है। अब आपको क्लियर होगा यहाँ पे। अब बेटा अगर आपने ये चार्ट लर्न कर लिया तो आप कोई भी रिएक्शन जो है सेकंड में कर, विद इन सेकंड भी आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब कोई भी एलिमेंट बेटा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेगा, जब कोई भी एलिमेंट किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होती है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग गैस क्या है, जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट किया, ये सॉरी, जैसे मान लो कि किसी भी एलिमेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट किया। ऑक्सीडाइजिंग मतलब है ये देखो, जैसे HNO3, चाहे कोई भी एलिमेंट कंसनट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेंगे। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब जब किसी भी एलिमेंट ने डाइल्यूट HNO3, कंसनट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होगी, मतलब कि NO2 गैस रिलीज होगी। जब किसी भी एलिमेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एसिड H2SO4 से रिएक्ट किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग गैस SO2 रिलीज होगी। जब किसी भी एलिमेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्रोमियम से रिएक्ट किया तो Cr2O3 गैस रिलीज होगी। जब किसी भी एलिमेंट ने पोटाशियम परमैंगनेट, ये देखो, पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्ट किया तो मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, समझ आ गया। जब जिंक जो है बेटा, जब जिंक जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है ना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करती है तो इस वाले ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करती है तो SO2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जब अब डाइल्यूट H2SO4 किस में आता था, ये देखो डाइल्यूट H2SO4 जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग में आता है। तो आपको पता है जब कोई भी एलिमेंट मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 क्या, ये बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होती है। लेकिन हाँ रिलीज होती है बेटा, यहाँ पे रिलीज होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे शो नहीं किया। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद का ऑक्सीडाइज करता है, नहीं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया। अब देखो एल्यूमिनियम जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है, अब डाइल्यूट HCl किस में आएगा, ये देखो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग में। तो जब एल्यूमिनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको पता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे वैसे NO2 गैस रिलीज होनी चाहिए थी। अब थैलियम जो है कंसनट्रेटेड HCl, अब देखो कंसनट्रेटेड HCl जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब थैलियम जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज करता है, तो यहाँ पे HNO3 के केस में NO2 गैस रिलीज होगी। गैलियम अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है तो देखो ये गैस रिलीज हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज हुई SO2। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम ने जब कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ने जब कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम के ऊपर तो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके सरफेस पे, तो इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो HNO3 से कभी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए NO2 गैस जो है वो रिलीज नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम ने, बेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम जब HNO3 से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है एल्यूमिनियम नहीं करेगा HNO3 से रिएक्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑलरेडी पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो इसके सरफेस में डिपॉजिट हो जाती है और वो उस लेयर को रिमूव करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो इस कारण जो एल्यूमिनियम जो है अब किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो ये रीज़न है। अब रिएक्शन विद बेस, तो जब कोई भी मेटल जो है वो बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो जब कोई भी मेटल बेस से रिएक्ट कर रही है तो देखो अब ये ब्रोन है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो ब्रोन देखो ब्रोन जो है B+3 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है का हाइड्रोक्साइड OH, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को BOH थ्राइस बन गया। ठीक है, BOH थ्राइस और हाइड्रो। अब आपको पता है कि जब कोई भी मेटल बेस से रिएक्ट करती है, देखो जब कोई भी मेटल बेस से रिएक्ट करती है तो देखो यहाँ जब मेटल बेस से रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे BOH थ्राइस बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब आपको पता है कि ब्रोन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, BOH थ्राइस से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, अब इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन आपको पता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आपको पता है ब्रोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो OH जो है वो क्या करेगा, OH जो है OH नेगेटिव जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, ठीक है। OH वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखो ये Na आ गया, अब इसमें मैंने ना और NaOH डाला, ठीक है, तो Na ये बाहर आ गया, अंदर क्या गया BOH। अब देखो बेटा हमने क्या किया कि ब्रोन के पास ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो फिर लेकिन ब्रोन के पास ना वेकेंट ऑर्बिटल था, इसलिए OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट किया, तो इसलिए यहाँ पे NaBOH4 आ गया और इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। और इसका फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaBO2 2H2O2 NaBO2 2H2O2 NaBO2 2H2O2 NaBO2 2H2O2। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसमें और NaOH, इसमें भी सेम ही है कि एल्यूमिनियम जो 3 बॉन्ड बना रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी है एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो OH जो है वो इस वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो यह Na पॉजिटिव जैसे यहाँ पे बना AlOH4, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NaAlO2 2H2O। ठीक है, अब आगे है गैलियम के केस में भी वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे भी NaGaOH4 सोडियम मेटागलेट बना, ठीक है। अब जैसे जिंक के केस में भी वैसे ही है, तो जिंक में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो यहाँ पे जिंक OH ट्वाइस और हाइड्रोजन बन गया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जिंक OH4 और ये वैसे बन गया यानी कंपाउंड सोडियम जिंकेट बन गया, तो वैसे ही है। तो बेटा हमारा आज P ब्लॉक स्टार्ट किया था तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय। अगर आपको मेरा
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो।